अब वॉइड वाले सारे एग्रीमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब एक न्यू टाइप का हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कंटीजेंट वर्ड का मतलब है अनसर्टन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी उसका कोई भी श्योरिटी कन्फर्मिटी नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। अभी लास्ट स्लाइड में हमने वेजरिंग एग्रीमेंट पढ़ा, वहाँ पे भी लिखा था अनसर्टन इवेंट, और यहाँ पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है अनसर्टन इवेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वेजरिंग में मनी डिपेंडेंट है, कंटीजेंट में मनी डिपेंडेंट नहीं है, हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंडेंट है? किसी अनसर्टन इवेंट। वेजरिंग का आपको एग्जाम्पल दिया था, ए बी को बोल रहा है मैं आपको 500 रुपये दूंगा इफ इट रेन्स, राइट? क्या डिपेंडेंट? 500 रुपीज़ मनी। किस पे डिपेंडेंट? रेन, विच इज़ एन अनसर्टन इवेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए वेजरिंग एग्रीमेंट्स को क्या डिक्लेयर किया? वॉइड। अगर मैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो फार्मर ट्रेडर को बोल रहा है आई विल सेल यू द क्रॉप्स इफ़ इट रेन्स। मैं आपको क्रॉप्स कब सेल करूँगा? जब क्रॉप्स ग्रो होंगे। और क्रॉप्स ग्रो कब होंगे? व्हेन इट रेन्स। क्या यहाँ पे मनी डिपेंडेंट है? नहीं, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट? क्रॉप्स का। और फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंडेंट? अनसर्टेन इवेंट। मुझे बताओ, क्या क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कोई पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड है? क्या फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट कुछ एफर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या ऐसे ही ग्रो हो जाती है सब चीज़ें? पर्सनल एफर्ट इज रिक्वायर्ड। दैट्स वाई दिस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नाउ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिचुएशन में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। हैपनिंग पे मतलब कुछ होने पर। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए बी को बोल रहा है कि अगर वो शिप वापस आ गई तो मैं आपको गुड्स दूंगा। तो गुड्स कब दिए जाएंगे? जब शिप वापस आएगी, शिप के वापस आने पर, कुछ होने पर। सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग। इस सिचुएशन में बी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कब कर सकता है? बी कब ए से गुड्स मांग सकता है? जब शिप वापस आ जाएगी। इट मीन्स व्हेन द इवेंट एक्चुअली हैपन्स। और बी ए से गुड्स कब नहीं मांग सकता? जब शिप वापस नहीं आई, व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन। और अज्यूम करते हैं शिप रास्ते में डूब गई, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा? वॉइड। बिकॉज अब इवेंट क्या हो चुका है? इम्पॉसिबल। अब शिप वापस आने वाली नहीं है। ये हैपनिंग है, और उसका ऑपोजिट है नॉन हैपनिंग। नॉन हैपनिंग में ए ने बी को बोला है अगर शिप वापस नहीं आई तो मैं आपको गुड्स सेल करूँगा। गुड्स कब सेल किए जाएंगे? जब शिप वापस नहीं आएगी। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? नॉन हैपनिंग पे। अब बी ए से गुड्स कब मांग सकता है? जब शिप वापस नहीं आए। और कब नहीं मांग सकता है? जब शिप वापस आ जाए। हैपनिंग का उल्टा। अच्छा मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे डिपेंड कर सकता है या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स। क्या कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर सकता है? हाँ या ना? ए के गुड्स है ना, शिप में है, तो ए बी को क्या बोल रहा है? शिप वापस आएगी तो मैं आपको गुड्स दूंगा। तो ये किस पे डिपेंडेंट? हैपनिंग पे। ठीक है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको क्या बोलते हैं? वो हमको पेमेंट कब करेंगे? क्लेम कब मैच्योर करके देंगे? शिप वापस आएगी तब, या शिप वापस नहीं आएगी तब? शिप वापस नहीं आएगी तब। तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंडेंट है? नॉन हैपनिंग पे। जब शिप वापस नहीं आएगी। तो मुझे बताओ, इंश्योरेंस वालों से हम पैसा कब मांगे? जब शिप वापस नहीं आए। और कब नहीं मांग सकते? जब शिप वापस आ जाए। ठीक है। सो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि वेजरिंग में मनी डिपेंडेंट है और कंटीजेंट में पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। वेजरिंग वॉइड है बिकॉज उसमें पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। वेजरिंग एग्रीमेंट में जो अनसर्टन इवेंट है वो प्राइमरी है, और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वही अनसर्टन इवेंट कोलैटरल है। अच्छा कैसे? अगर मैं वेजरिंग का एग्जाम्पल लूँ तो ए ने बी को बोला मनी दूंगा, 500 रुपये दूंगा इफ़ इट रेन्स। अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें कितने इवेंट्स हैं? एक ही इवेंट है, पैसे देना कोई इवेंट नहीं, एक ही इवेंट है। कौन सा इवेंट? रेनफॉल। तो अगर एक ही इवेंट है तो उस इवेंट को बोला जाएगा प्राइमरी, मेन इवेंट, बिकॉज यहाँ पे और कोई इवेंट नहीं है। अगर हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जहाँ पे फार्मर ट्रेडर को बोल रहा है मैं आपको क्रॉप्स दूंगा इफ इट रेन्स, यहाँ पे दो इवेंट है,
क्रॉप्स एंड रेन। और इन दोनों में से मेन इवेंट कौन सा है? मेन इवेंट जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या हमने रेनफॉल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं। क्या हम सामने वाले को रेनफॉल देने वाले हैं? नहीं। क्या रेनफॉल का प्रॉमिस हुआ है? नहीं। ये सब किस चीज़ का हुआ? क्रॉप्स। तो मेन इवेंट क्या है? क्रॉप्स। क्रॉप्स को माना जाएगा प्राइमरी इवेंट। तो जो रेनफॉल है ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? कोलैटरल और सेकेंडरी। ठीक है, ध्यान रखना, वेजरिंग में वही रेनफॉल प्राइमरी था और कंटीजेंट में वही रेनफॉल क्या हो गया? कोलैटरल। बिकॉज यहाँ पे मेन चीज़ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट में कंपलसरी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होनी चाहिए, 2 प्रोमिसेस, और कंटीजेंट में एक प्रॉमिस होगी तो भी चलेगा। देयर मे और मे नॉट बी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है नेक्स्ट हेडिंग कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ने क्रिएट नहीं किया, किसने क्रिएट किया? लॉ ने क्रिएट किया। और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का रूल है अ पर्सन शुड नॉट एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पर्सन। मतलब किसी और के एक्सपेंस पे हम खुद को एनरिच नहीं कर सकते। एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट? कितने टाइप के कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है? 6। फर्स्ट वन, नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर। ये हमने माइनर के पॉइंट में पढ़ा था कि माइनर को अगर किसी ने नेसेसरी सप्लाई की है तो उसके लिए क्या लायबल होगा? माइनर लायबल होगा? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी। और उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, ऐसा किसने बोला है? लॉ ने। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी ने माइनर को नेसेसरीज दी हैं तो माइनर को अपनी प्रॉपर्टी में से रीपे करना पड़ेगा। माइनर खुद को किसी और के एक्सपेंस पे एनरिच नहीं कर सकता। दैट इज़ द रूल ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वन, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर। यहाँ पे हमने किसी और के बिहाफ पे एक लीगल पेमेंट कर दिया है। लेट्स अज्यूम किसी को गवर्नमेंट को टैक्स भरना था, पर उसकी प्रॉपर्टी हमने रेंट पे ली हुई थी, हम रह रहे थे, अब वो टैक्स नहीं भर रहा था तो हमने उसका टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। क्यों? हम चाहते थे कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास ना जाए। अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट वाले आपकी प्रॉपर्टी ले जाएंगे, सीज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने उस ओनर का टैक्स खुद भर दिया। तो अगर किसी और के बिहाफ पे आपने एक लीगल पेमेंट किया है तो अब आप उससे वो रीइंबर्समेंट डिमांड कर सकते हो और अब आपको वो ओनर को आपको रेंट का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर। थर्ड वन, अ पर्सन इंजॉइंग अ बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अच्छा, ग्रेचुअसली किसी के लिए कुछ करना मतलब हेल्पफुली करना, वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से, पैसा नहीं चाहिए हमको। और नॉन ग्रेचुअसली कुछ करना मतलब हेल्प के लिए नहीं किया है, पैसों के लिए किया है। तो ये कैसा एक्ट है? नॉन ग्रेचुअस है, मतलब ये एक्ट पैसों के लिए किया गया है। तो अगर नॉन ग्रेचुअस एक्ट का अगर आपने बेनिफिट लिया है तो फिर आपको सामने से कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कूली ने हमारा लगेज उठाया तो उसने फ्री में नहीं उठाया है, उसने पैसों के लिए उठाया है। तो अगर आपने उसकी उस एक्ट का बेनिफिट लिया है तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप किसी और के एक्सपेंस पे खुद को एनरिच नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज़ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ये मैंने आपको बोला था, अगर आपको किसी का मोबाइल फ़ोन मिलता है या बाजू वाले का पिज्ज़ा गलती से आपके घर पे डिलीवर हो गया तो आपको क्या बोला जाएगा? फाइंडर ऑफ गुड्स। आपको किसी और के गुड्स मिले तो आपकी ड्यूटी है मोबाइल फ़ोन और पिज्ज़ा वापस देना। और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी है? लॉ ने। किस कॉन्ट्रैक्ट में? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में। फिफ्थ वन, गुड्स डिलीवर्ड अंडर कॉर्शन। गुड्स डिलीवर्ड अंडर कॉर्शन मतलब फिजिकल प्रेशर, गन पॉइंट। ए ने बी को गन पॉइंट पे रखा और उसकी बाइक ले ली और अब बी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है तो ए को वो बाइक बी को रिटर्न करनी पड़ेगी बिकॉज वो गुड्स डिलीवर हुए थे अंडर कॉर्शन। कॉर्शन के अंडर अगर आपने कोई गुड्स रिसीव किए थे तो अब आपको वो गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे। एंड लास्ट वन इज क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट मीन्स एज मच एज अर्नड। इसका मतलब जितना आपने काम किया है उतना आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, दैट इज द रूल ऑफ क्वांटम मैरिट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपॉइंट किया बिल्डिंग बनाने के लिए, बोला था बिल्डिंग के 5 फ्लोर बनाना। बी ने अब 2 फ्लोर कंप्लीट किए और एक कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है कैंसिल। वो बोल रहा है भाई बिल्डिंग बनानी नहीं है। मुझे बताओ क्या बी 2 फ्लोर तक का पेमेंट मांग सकता है? हाँ या ना? पर ए ने तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम कभी भी केस नहीं कर सकते। क्या बी 2 फ्लोर तक के लिए ए पर केस फाइल कर सकता है? हाँ या ना? हाँ। भले ही 5 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका हो पर अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कितने फ्लोर्स का? 2 फ्लोर्स। और इस नए कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट।
और आप उस कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सूट फाइल कर सकते हो। आपने जितना काम किया है आपको उतना पेमेंट मिलेगा। तो अब ए को बी को 2 फ्लोर तक का पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने क्रिएट किया है। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट? सिक्स्थ वन इज इंपॉर्टेंट, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज अर्नड, और बहुत बार अर्नड की जगह पे मेरिटेड वर्ड लिखा होता है, MERITED, as much as earned or as much as merited. That is the rule of quantum merit. And quantum merit means payment will be made in proportion to the work done. मतलब जितना काम हुआ है उतना पेमेंट करना पड़ेगा। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.